स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बीएसटी में पार्ट 3 लाई हूँ चैप्टर 4 का बिजनेस सर्विसेज। अगर आपने मेरी पिछले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है चैप्टर 4 की तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे चैनल की चैप्टर 1, 2 और 3 की वीडियोस की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी। फर्स्ट, प्राइमरी फंक्शन। अब कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन क्या है? कमर्शियल बैंक मीनिंग हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, आप चाहे तो वहाँ से समझ सकते हैं। प्राइमरी फंक्शंस में भी पार्ट है। ए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। The bank accepts the deposit from the public. Accepting डिपॉजिट का मतलब ये है जो बैंक एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स को जो कि पब्लिक देती है, वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स होते हैं। अब इसमें भी कई टाइप्स हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट। मनी इज़ डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। इस अकाउंट में मनी डिपॉजिट होता है किसी एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, मतलब कि 5 से 6 इतने साल के, जैसे हम लोग कहते हैं ना एफडी, वही है। द रेसिस्ट कंटेन्स द नेम ऑफ, नॉट रेसिस्ट, आई करेक्टेड। द रिसिप्ट कंटेन्स the name of depositor, the amount deposited, the rate of interest and the period for which the deposit is made. अब जो रिसिप्ट होती है फिक्स्ड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट की, उसमें क्या दिया होता है, क्या मेंशन होता है? नेम ऑफ डिपॉजिटर लिखा होता है, अमाउंट ऑफ, और जो अमाउंट हम डिपॉजिट करने जा रहे हैं वो दिया होता है, या फिर जितना अमाउंट पड़ा हुआ है उस अकाउंट में वो भी दिया होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बैंक ने चार्ज किया है वो भी दिया होता है, और पीरियड भी दिया होता है कि हाँ ये अकाउंट कितने पीरियड तक के लिए है। दिस नॉट रिसिप्टर, दिस रिसिप्ट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल। ये रिसिप्ट ट्रांसफरेबल नहीं है, हम इसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और बैंक में। सेकेंड, करेंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। ये ज़रूरी है, इसे लर्न ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसमें डिफरेंस भी पूछ दिया जाता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और करेंट डिपॉजिट अकाउंट के बीच का डिफरेंस बताना है। इन दिस अकाउंट ए डिपॉजिट कैन डिपॉजिट मनी and number of time and can withdraw it as and when he requires it. इस अकाउंट में हम मनी डिपॉजिट कर सकते हैं और चाहे जितने टाइम हम डिपॉजिट करना चाहें मनी, उतने टाइम हम कर सकते हैं और इसमें से पैसे निकाल भी सकते हैं। लेकिन ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट था इसमें हम पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते थे। जब वो जो है पीरियड एक्सपायरी हो जाएगा उसके बाद हमें पूरा अमाउंट मिल जाएगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। लेकिन इसमें हम टाइम से पहले निकाल सकते हैं और जितनी मर्जी उतने ही बार हम पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। जनरली द बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दिस डिपॉजिट। तो जो बैंक है वो इन अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं देती है। थर्ड, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? दिस अकाउंट इज़ टू इनकरेज द स्मॉल सेविंग। ये अकाउंट इनकरेज करता है पब्लिक को कि वो छोटी मोटी सेविंग करे। द बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट। बैंक भी इंटरेस्ट देती है इन अकाउंट्स में, विच इज़ लेस दैन द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स के इंटरेस्ट से कम होता है। डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट इज़ नोन एज डिमांड लायबिलिटी ऑफ द बैंक। ये ज़रूर याद कर लेना, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं
deposited in this account is called demand liability of the bank। ऐसा पूछ लिया जाएगा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स का दूसरा नाम क्या है, तो हमें क्या बताना है, डिमांड लायबिलिटी। तो नेक्स्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अभी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है, इन this type of account a deposited deposits a fixed amount of money for a fixed period। ये ऐसा टाइप है अकाउंट का जिसमें हम मनी को डिपॉजिट करते हैं, फिक्स्ड मतलब कि फिक्स्ड अमाउंट मनी का डिपॉजिट करते हैं फिक्स्ड पीरियड के लिए। इज़ डिपॉजिटेड ऑन मंथली बेसिस, हम इसमें मनी मंथली बेसिस पे डिपॉजिट करते हैं। दिस मनी कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टर्म एक्सेप्ट इन सर्टेन कंडीशंस। और इसमें हम मनी को विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक वो एक्सपायरी नहीं होगा फिक्स्ड टर्म। अगर कोई कंडीशन होगी तो आप जो है एफटी जो होती है आप लोगों की, उसे आप तो तुड़वा भी सकते हैं। मतलब कि कोई भी आपकी बैड कंडीशन होगी, आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो आप एफडी को तुड़वा भी सकते हैं, लेकिन आरडी नहीं आप ख़त्म करा सकते हैं। उससे पहले पैसा नहीं ले सकते, जब तक उसकी डेट एक्सपायरी नहीं हो जाएगी तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिफ्थ, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। It is a type of saving bank account in which deposit is in excess of a particular limit gets automatically transferred to fixed deposit term deposit। इसमें जो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट है वो एक तरीके से देखा जाए तो वो सेविंग बैंक अकाउंट की ही तरह है, लेकिन इसमें जो हम ज़्यादा पैसे जिसकी उसकी लिमिट है, अगर उससे हम ज़्यादा पैसे हम उसमें डिपॉजिट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जितना भी पैसा एक्सेस है उसको एफडी में ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्राइमरी फंक्शन इज एडवांसिंग लोन्स। अनदर मेन फंक्शन ऑफ ए बैंक इज़ टू एडवांस लोन टू पीपल। दूसरा मेन फंक्शन होता है बैंक का कि वो लोगों को एडवांस में लोन देते हैं। इसमें भी पार्ट्स हैं। फर्स्ट, कैश क्रेडिट। अंडर दिस ए बोरोवर इज अलाउड टू विड्रॉ ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ ए स्पेसिफिक सिक्योरिटी। इसमें जो बोरोवर होता है उसको जो अलाउ तो कर दिया जाता है कि वो पैसे निकाल सकता है स्पेसिफिक अमाउंट, लेकिन उसे अपनी स्पेसिफिक सिक्योरिटी भी बैंक को देनी होगी। हाँ भाई, अगर आपने मुझे पैसा नहीं लौटाया तो हम आपकी सिक्योरिटी को ले सकते हैं ना। द बोरोवर विड्रॉज द मनी एंड डिपॉजिट इट विद इन दिस स्पेसिफिक लिमिट ओनली। जो बोरोवर है वो पैसे निकाल सकता है सिर्फ स्पेसिफिक लिमिट तक ही, और डिपॉजिट भी स्पेसिफिक लिमिट में ही कर सकता है। द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ओनली ऑन द मनी विड्रॉन। और जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो सिर्फ जब आप पैसे निकालोगे उसी पे ही ब्याज लगाएगी, इंटरेस्ट लगाएगी। नेक्स्ट इज ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। The customer who maintains a current account with the bank takes permission from the bank to withdraw more amount than deposited in his account। इसमें जो कस्टमर है, जिन कस्टमर का करंट अकाउंट होता है उन्हीं को ही सिर्फ परमिशन बैंक देता है कि वो जितना अमाउंट उनके अकाउंट में है वो उससे ज़्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं, फिर बाद में उसे आप भर देंगे। तो उसी एक्स्ट्रा मनी को जो हम कहते हैं वो ओवरड्राफ्ट होता है। इसमें से आपको ये सारे टर्म
अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं 2-2 3-3 नंबर में, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये डिमांड लोन्स, टर्म्स लोन्स और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सचेंज, ये भी मैं पढ़ाऊँगी, ये भी लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। डिमांड लोन्स, these loans are provided by the bank against the security of fixed deposit receipts, government securities, life insurance policies, etc. ये डिमांड लोन्स क्या होते हैं? डिमांड लोन्स ऐसे लोन्स होते हैं जो कि बैंक प्रोवाइड कराती है फिक्स्ड डिपॉजिट सिक्योरिटी के अगेंस्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के भी अगेंस्ट लोन्स प्रोवाइड कराती है। दीज लोन्स आर कॉल्ड डिमांड लोन्स, इन्हीं लोन्स को डिमांड लोन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? द बैंक कैन, बिकॉज द बैंक कैन डिमांड देम एट एनी टाइम, क्योंकि बैंक इनकी डिमांड कभी भी कर सकती है। फोर्थ, टर्म लोन्स। टर्म्स लोन्स कौन से होते हैं? These loans are provided by the banks to their customers for or a fixed period to purchase machinery, ट्रक, स्कूटर, हाउस, एक्सेट्रा। ये लोन तभी बैंक लोगों को प्रोवाइड कराती है जब उन्हें फिक्स्ड पीरियड के लिए ही प्रोवाइड कराती है, जब उन्हें मशीनरी परचेज करनी होगी, ट्रक, स्कूटर, मतलब कि कोई भी एसेट उन्हें परचेज करना है या फिर कोई बिजनेस उन्हें करना है, तो उसके लिए ही लोन प्रोवाइड कराती है। द बोरोवर्स ओवर दीज लोन्स इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। और ये जो बोरोवर्स जो होते हैं वो लोन को, जो लोन लिया है उसका अमाउंट कैसे पे कर सकते हैं? मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं और एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं। फिफ्थ, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये आपके अकाउंट्स में भी है 11th क्लास की, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ेंगे। दिस इज़ अनदर मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एडवांसेस बाय द लोन्स। ये एक अनदर मेथड है लोगों को एडवांस में लोगों को एडवांस में लोन प्रोवाइड कराना। Under this, a bank gives money to its customers on the security of a bills of exchange. इसमें जो मनी है, मनी बता रहे, इसमें जो बैंक है वो मनी देती है अपने कस्टमर्स को, किसकी सिक्योरिटी पे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सिक्योरिटी पे, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ बिल इन केस ऑफ कस्टमर्स नीड इट। और इसमें बिल में एक एक्सपायरी डेट दी होती है, उससे पहले आपको मनी लौटाना पड़ता है। नाउ सेकेंड फंक्शन इज सेकेंडरी फंक्शन। इसके भी पार्ट्स हैं। एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शंस कौन से होते हैं? ए बैंक परफॉर्म्स वेरियस एजेंसी फंक्शंस फॉर इट्स कस्टमर्स। बैंक कई सारे एजेंसी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो देखते हैं कौन से एजेंसी फंक्शंस हैं। फर्स्ट, collection and payment of various items. A bank collect check, rent, interest, etc. on behalf of its customers and pay taxes, insurance premium, etc. as per their instructions. इसमें जो बैंक है वो चेक कलेक्ट करती है, रेंट कलेक्ट करती है और इंटरेस्ट कलेक्ट करती है, किसके बिहाफ पे? कस्टमर्स के। एंड पे टैक्सेस, टैक्सेस भी गवर्नमेंट को पे करती है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरती है जो उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। सेकंड, परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज़। ए बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर्स। जो बैंक है वो ये भी फंक्शन परफॉर्म करती है कि वो सेल और परचेज कर सकती है सिक्योरिटीज़ को, किसके बिहाफ पे? कस्टमर्स के बिहाफ पे। मतलब कि वो कस्टमर्स की जगह, मतलब कि कस्टमर्स को कोई काम नहीं करना पड़ता है, बैंक ही वो सारे काम करती है।
Third, trustee and executor. As per the instruction of their customers, bank perform the function of a trustee and executive for their assets. तो जब जो कस्टमर्स से उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिला होता है, बैंक को इंस्ट्रक्शन मिला होता है, तो वो ये भी फंक्शन परफॉर्म कर सकती है कि वो ट्रस्टी भी परफॉर्म कर सकती है और एग्जीक्यूटिव एसेट्स के लिए, अपने एसेट्स के लिए ट्रस्टी और एग्जीक्यूटिव दोनों ही परफॉर्म कर सकती है। फोर्थ, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बैंक encourage the foreign trade by selling and purchasing the foreign exchange। तो इसमें बैंक इनकरेज करती है फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने में, किसकी मदद से? सेल करके और परचेज करके। तो अच्छा, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? ये मैंने पढ़ाया भी है, ये चैप्टर 1 में था। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फिफ्थ, लेटर ऑफ रेफरेंस। बैंक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ देयर कस्टमर्स टू ट्रेडर्स ऑफ द सेम एंड अदर कंट्रीज। इसमें जो बैंक है वो प्रोवाइड कराती है फाइनेंशियल कंडीशंस कस्टमर्स की। वो एक लेटर होता है, उसमें सब लिखा होता है उनके कस्टमर्स के बारे में, जो कि वो ट्रेडर्स को बताती हैं और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जो उनके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं उनको भी बताते हैं। नेक्स्ट इज बैंक ड्राफ्ट। इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, सो प्लीज़ लर्न इट। अब बैंक ड्राफ्ट होता क्या है? ए बैंक ड्राफ्ट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच मनी कैन बी रेमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बैंक ड्राफ्ट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हेल्प करता है मनी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने में। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट। ए, through bank draft money can be remitted from one place to another, ये तो अभी समझाया। B, the issuing bank charges some commission for it। जो बैंक चार्जेस लगाती है उसके लिए बैंक को कमीशन भी चाहिए होता है। C, it is less risky for the creditors as it has no danger of being dishonored। तो ये कम रिस्की होता है क्रेडिटर्स के लिए, क्योंकि अगर जो है बिल डिसऑनर हो जाएगा तो उसमें उनको कोई लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट इज बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर्स। ए बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर इज ऑलमोस्ट लाइक अ बैंक ड्राफ्ट। जो बैंकर्स चेक है और पे ऑर्डर्स है वो एक तरीके से बैंक ड्राफ्ट की ही तरीके दिखते हैं। इट रिफर्स टू दैट बैंक ड्राफ्ट विच इज़ पेबल विद इन द टाउन। ये ऐसे बैंक ड्राफ्ट होते हैं जो कि लोकल एरिया के ही होते हैं, कहीं और जाके इनकी भरपाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ लोकल टाउन के ही होते हैं। इट कैन बी टर्म्ड एज लोकल बैंक ड्राफ्ट। नेक्स्ट पार्ट इज General utility service. Commercial bank performs the type of functions which have helpful to general public. First, lockers facilities. Lockers facilities भी आपको पता ही होंगे। Bank provide locker facilities to its customers where customers keep their gold and silver ornaments and other इम्पॉर्टेंट पेपर सेफली। इसमें बैंक जो है वो लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं जिसमें कस्टमर्स अपने गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट को रख सकती है और जो इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं उन्हें भी सेफली रख सकती है। द एनुअल रेंट फॉर द यूज़ ऑफ दीज लॉकर्स इज़ वेरी लो। और इसका जो रेंट पड़ता है एनुअल रेंट वो कम होता है।
नेक्स्ट इज traveler's check and letter of credit. Bank provides the facility of traveler's check to their customers who are traveling. जो बैंक है वो ट्रैवलर्स चेक की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है जो कस्टमर्स ट्रैवल करते हैं. With this facility, the customers need not carry with him that cash. तो इसमें इस फैसिलिटी की हेल्प से कस्टमर्स को पैसे कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. एंड ही कैन ट्रैवल फ्रीली, और वो आराम से ट्रैवल कर सकते हैं. थर्ड, बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स. ऑल द बैंक आर अवेयर ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस. दे कैन एडवाइज देयर कस्टमर्स ऑन फाइनेंशियल मैटर्स बाय कलेक्टिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स. बैंक अवेयर होती हैं इकोनॉमिक कंडीशंस जो पूरे कंट्री की है उससे अवेयर होती हैं, तो वो कस्टमर्स को एडवाइस देती हैं जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है बैंक में, जितना भी उसकी स्टैटिस्टिक और इन्फॉर्मेशन है बिज़नेस की, वो सारी कलेक्ट कर ले. मतलब कि कोई भी कस्टमर है उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है बिज़नेस के रिलेटेड तो वो सारी अपने पास कलेक्ट कर सकती है. तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी. और ये वीडियोस शेयर ज़रूर कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है और धीरे धीरे सिलेबस और भी ज़्यादा टफ होता जाएगा. तो इसलिए टाइम टू टाइम वीडियो देखते रहिए रोज़ रोज़. तो टेक केयर एंड ओके, बाय बाय. और जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा उसका कमेंट भी ज़रूर करिएगा, और अगर कोई डाउट है तो उसका भी कमेंट कर सकते हैं. टेक केयर एंड बाय बाय.